वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी लेटर लिखना है, ठीक है, कोई भी हमने स्टोरी लिखनी है या कोई भी हमने बायोग्राफ़ी लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो MS वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखें जो MS वर्ड है ना, उसका जो पब्लिकली यूज़ वर्जन है, जो अब इसका वर्जन यूज़ हो रहा है वो है 2021, ठीक है। अब इसका जो रिसेंटली वर्जन यूज़ हो रहा है वो है 2021। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ये मैंने भी पीछे आपको बताया है कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने 1975 के अंदर इसको फाउंड किया था। अगर आपने एक और क्वेश्चन इसके बारे में आता है MS वर्ड के बारे में कि आपने इसको ओपन कैसे करें, तो जब आप विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। विंडो की प्लस R प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। यहाँ पे आप क्या वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे winword.exe, ठीक है। क्या लिखेंगे, winword.exe लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये पेपर में कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ड के लिए जो है वो क्या कमांड देनी पड़ती है, तो उसके लिए winword.exe, जैसे पावर पॉइंट के लिए पावर PNT, ठीक है, वो ऐसे कमांड देनी पड़ती है। इस वजह से इसके लिए क्या है, winword.exe, ये MS वर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि जो है इसमें MS वर्ड काम कैसे करता है। अब इसमें हम दो तरह से काम करते हैं, एक तो एडिटिंग करते हैं और एक फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। ये हमारे पास एडिटिंग में देख लेते हैं। एडिटिंग में हमारे पास टाइप भी आ जाता है, कट आ जाता है, अगर हमने कोई चेंजिंग्स करनी हो तो वो सारी चीज़ें हमारे पास एडिटिंग में आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे होता है कॉपी करने के लिए आप यहाँ से भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं किसी चीज़ को भी, अगर आपने कॉपी करना है। बाकी आप इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C जो है इसके लिए यूज़ होती है एडिटिंग के लिए, कॉपी करने के लिए। आपने कोई वर्ड कॉपी करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ होती है, उसके लिए की यूज़ होती है Ctrl+C। इसी तरह अगर आपने कट करना है, मतलब कोई वर्ड आपने सेलेक्ट करके उसको कट करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X यूज़ होती है और कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट यूज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको साथ यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से भी आप जाकर कट या कॉपी कर सकते हैं। ये भी एडिटिंग में आता है। उसके बाद एक और एडिटिंग में आता है अनडू एंड रीडू। अब अनडू किसे कहते हैं, डिलीट द लास्ट एक्शन, ठीक है। अब आपके पास ये दो हैं, ये देखें, एक ऐसे आपके पास ऑप्शन होता है और एक ऐसे होता है, ठीक है। अब ये वाली जो है ना, ये वाला साइन, ये किसका है, अनडू का साइन है, ठीक है। ये किसका साइन है, अनडू का साइन है। डिलीट द लास्ट एक्शन, डिलीट द लास्ट एक्शन, ये कहलाता है अनडू। और इसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं अनडू के लिए, वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Z, ठीक है। अनडू के लिए हम कौन सी जो है वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Z और ये होता है डिलीट द लास्ट एक्शन। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास यहाँ पे रीडो किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो ये वाला साइन है, ये वाला साइन, ये साइन है रीडो का, ठीक है। इसका मतलब होता है
रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट एक्शन, ठीक है। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। रीडो के लिए यूज़ होती है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू के लिए यूज़ होती है कंट्रोल प्लस जी। अंडू होता है डिलीट द लास्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ टाइप की कर दी है गलती से, अब आपने अंडू का बटन दबाएंगे तो वो वहाँ से रेज हो जाएगी, ठीक है। और रिपीट द लास्ट एक्शन ये है, फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड लिखा है, कुछ भी लिख दिया है, जैसे कि स्कूल लिख दिया है, अब आपने दोबारा ही स्कूल लिखना है तो आप रीडो का लफ्ज़ रीडो को क्लिक करेंगे तो वो दोबारा लिखा जाएगा, ठीक है। ये होता है रिपीट द लास्ट एक्शन और अंडू होता है डिलीट द लास्ट एक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में लाजमी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है। इसके अलावा हमारे पास एडिटिंग में क्या आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास एडिटिंग में आ जाता है पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। अब पेस्ट जो है वो यहाँ पे भी आपके पास वैसे जो है वो कमांड होती है, ये यहाँ पे ये देखें पेस्ट, ये फाइल के नीचे। इसके अलावा जो हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। उसके अलावा अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, तो फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एफ़, ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ़ यूज़ करते हैं हम फाइंड करने के लिए। उसके बाद ये देखिए, वैसे एडिटिंग में जाएंगे ना, एडिटिंग में तो यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन होता है फाइंड का, रिप्लेस का, ठीक है। आपके पास ये फाइंड का भी ऑप्शन होता है, ये नीचे रिप्लेस का भी ऑप्शन होता है। और अगर आपके पास आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अब ये तो सारी चीज़ें थी एडिटिंग में आ जाती हैं। अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फॉर्मेटिंग होता है कि ब्यूटीफाई द टेक्स्ट विच यू राइट, मतलब जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आपने अरेंज करना है या उसको ब्यूटीफाई करना है, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो हम फॉर्मेटिंग में देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है फॉर्मेटिंग में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है करैक्टर फॉर्मेटिंग और एक है पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक करैक्टर फॉर्मेटिंग है और एक पेज फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करैक्टर फॉर्मेटिंग को। अब करैक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, करैक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास करैक्टर्स है ना, करैक्टर की बात हो रही है, तो करैक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल। दूसरा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। फिर हमारे पास आता है फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। फिर हमारे पास आता है ड्रॉप कैप, ठीक है, ड्रॉप कैप। इसके अलावा हमारे पास आता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास करैक्टर फॉर्मेटिंग में आती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट और ड्रॉप कैप। अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट स्टाइल को देख लेते हैं। ये देखें, ये जो पूरा रिबन है ना, ये इसी के लिए यूज़ होता है, करैक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें आप देख लें, ये देखें, थोड़ा सा हम इन कीज़ को देख लेते हैं। ये जो होता है ना, ये ए जिसके ऊपर ये ऐसे ऐसे और ऐसे निशान होता है, ये यूज़ होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, फिर आपके पास एक ऐसा सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, इसका मतलब होता है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़।
अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, वो होता है 8 और सबसे जो बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 72। इसके अलावा यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये बी से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है, बी से बोल्ड हो जाता है। आई से वो इटैलिक फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा सा। और ये यू और अंडरलाइन, इससे अंडरलाइन हो जाता है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे यूँ लाइन लग जाती है, वो अंडरलाइन हो जाता है। ये जो की है ये यूज़ होती है स्ट्राइक थ्रू के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो ये है, ये एक्स और 2, मतलब जिसके नीचे यूँ पावर है, जिसके नीचे यूँ वैल्यू है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये थोड़ा सा ना ये पिक्चर में ये गलत है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की जगह सबस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट की जगह सुपरस्क्रिप्ट है। सब का मतलब होता है ना जैसे बिलो, तो ये जो नीचे होगी वैल्यू उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और ये जो ऊपर है उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये थोड़ा सा पिक्चर में ये मिस्टेक है। उसके बाद है ये देखिए, यहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसको रीसेट कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट में भी वो आपको वर्ड के डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और ये हाइलाइटर है, ठीक है, ये पूरे वर्ड को ऐसे हाईलाइट कर देता है। जैसे हम हाइलाइटर से किसी भी वर्ड को हाईलाइट करते हैं, तो इसी तरह ये वर्ड को क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। बेसिकली वो हमें ये बताएंगे नहीं ना, ये हमें शेप्स बताएंगे नहीं कि इस तरह की शेप क्या करती है, वो बेसिकली हमें शॉर्टकट पूछेंगे। हाँ जी, शॉर्टकट होता है, ये मैं आपको वैसे बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। स्पेलिंग जैसे सबसे रिपीट जो है वो स्पेलिंग करेक्शन की होती है। F1 कीज, F2, F3 कीज के जो शॉर्टकट्स है वो प्लीज बता दें। हाँ जी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मेनली ना कीबोर्ड वाले टॉपिक में आता है, वो मैं फिर भी आप लोगों को लास्ट में ना सारी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ ही बतानी है। ये जस्ट इनके लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ड चला रहे हैं तो इनमें ये इन चीज़ों का ये फंक्शन है। मैडम यहाँ पे जितने हैं वो सब BS वाले हैं, तो उन्होंने असाइनमेंट्स बनाई हुई है। जी जी, चलिए ठीक है, सुन लें एक दफ़ा। जैसे अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि विच वन इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल। नीचे ऑप्शंस होते हैं कि इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। बेसिक हमारे पास 5 हैं। एक है रेगुलर, एक है बोल्ड, एक है इटैलिक, एक है अंडरलाइन और एक है बोल्ड एंड इटैलिक। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। जब आपको पता होगा कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो आप उसमें से इजीली चूज़ कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगर आपने लेटर को बोल्ड करना है, वर्ड को बोल्ड करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Ctrl+B। इसी तरह अगर आपने इटैलिक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+I। इसलिए इसके अलावा अगर आपने अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+U, ठीक है। तो ये आपने 3 शॉर्टकट कीज़ इसमें याद कर लेनी है फ़ॉन्ट स्टाइल में। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आता है ना वो आता है 11, ठीक है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 8 और सबसे लार्जेस्ट है 72 और मैनुअली कितने हैं 1638। ये सारे डिजिट्स आपने याद कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये था कि जो पहले 2007 से जो पहले का MS वर्ड था उसके ऊपर ये जो आप ये अब आता है, अब वाला जो वर्जन है ना उसमें लिखा हुआ आता है कैलिबरी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कैलिबरी 11, ठीक है, कैलिबरी 11। और जो 2007 से पहले था ना MS वर्ड उसमें आता था टाइम रोमन 12, ठीक है, उसमें ये था। लेकिन जो अब पब्लिकली यूज़ वर्जन है 2021 उसमें क्या है, उसमें कैलिबरी 11 है। ये चीज़ भी आपने याद कर लेनी है।
इसके अलावा हम फॉन्ट इफेक्ट को देखते हैं। फॉन्ट इफेक्ट्स में वही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट कह लें कि जो लोअर, और सुपरस्क्रिप्ट अपर, मतलब अगर वैल्यू यू नीचे है तो वो सबस्क्रिप्ट और ऊपर है तो सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल प्लस इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आपने शॉर्टकट की लाजमी याद रखनी है। सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल प्लस इज़ इक्वल टू, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज़ इक्वल टू, ठीक है। अंदर सिर्फ शिफ्ट का एडिशन है और एक प्लस का एडिशन है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज़ इक्वल टू। जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर है ना वो आप द एंड ऑफ टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक जो इनिशियल लेटर उसका आ रहा होता है ये ऐसे ए बड़ा आ रहा होता है और बाकी कह लें कि यूँ छोटे आ रहे होते हैं वो बस, लेकिन जो एक लेटर है फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है वो बड़ा होता है, तो वो ड्रॉप कैप कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कितनी लाइंस पे अप्लाई होता है? ये 3 लाइंस पे अप्लाई होता है। मिनिमम ये 1 लाइन पे भी अप्लाई हो सकता है और मैक्सिमम ये 10 लाइंस पे अप्लाई हो सकता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइंस पे होता है? 3 लाइंस पे, मिनिमम 1 पे और मैक्सिमम 10 लाइंस पे ये अप्लाई हो सकता है। और कितने तरीक़ों से ये अप्लाई हो सकता है? बाय द 2 वे। एक तो इस तरीके से अप्लाई हो सकता है और एक इस तरीके से कि ये सारा टेक्स्ट ऐसे है और ये स्टार्ट में एक इनिशियल लार्ज लेटर है, ठीक है, कैपिटल लेटर है और बाकी ये सारा यूँ डॉक्यूमेंट है। तो ये बाय द 2 वेज वी कैन अप्लाई ड्रॉप कैप। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने तरीक़ों से हम ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 तरीक़ों से हम ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यही वही सेम जो मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से भी ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पेज फॉर्मेटिंग। अब अगर पेज फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मार्जिन्स आ जाते हैं, मार्जिन्स के अलावा गटर मार्जिन आ जाता है, अलाइनमेंट आ जाती है, इसके अंदर लाइन स्पेसिंग आ जाती है, हेडर एंड फूटर इसके अंदर आ जाता है, ऑटो टेक्स्ट आ जाता है, स्पेल चेक आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेज फॉर्मेटिंग में आती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पेज ओरिएंटेशन। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना एमएस वर्ड की पेज ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट होता है और पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। ये भी आपने याद करना है कि पेज ओरिएंटेशन जो है वो एमएस वर्ड में क्या होती है? पोर्ट्रेट होती है। ये भी पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके अलावा जूम परसेंटेज कि कितना हम इसको जूम कर सकते हैं, ये नीचे यूँ यहाँ पे प्रेजेंट होती है जूम, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% जूम होता है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। मतलब जो एमएस वर्ड की जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो 10% है और जो मैक्सिमम है वो 500% है। ये सिर्फ एमएस वर्ड की है। अगर आपसे पावर पॉइंट और एक्सेल की पूछ ली जाए तो दोनों की मैक्सिमम कितनी है? 400% है। 10 to 400% है। सिर्फ एमएस वर्ड की 10 to 500% है। ये आपने चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद हम मार्जिन्स देखते हैं। तो मार्जिन्स जो है ना वो उसकी 5 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल के यहाँ पे आपसे ये लेआउट में जाके आप यहाँ से मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और गटर मार्जिन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये ऊपर इसका ये टॉप मार्जिन आ गया, ये बॉटम मार्जिन आ गया, ये आपके पास लेफ़्ट मार्जिन है और ये आपके पास राइट मार्जिन है। और गटर मार्जिन भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अच्छा, जो 2003 का वर्जन था ना, 2003 का जो वर्जन था उसमें जो था लेफ़्ट और राइट मार्जिन वो थे 1.25 इंच के, ठीक है।
लेफ़्ट और राइट मार्जिन कितने थे 1.25 इंच के, और टॉप और बॉटम मार्जिन थे 1 इंच के। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो 2003 का वर्जन था उसमें लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स थे 1.25 इंच के और टॉप टू बॉटम थे 1 इंच के। लेकिन जो अब वाला वर्जन है 2007 से बाद वाला, उसमें ये जो चारों मार्जिन है ना, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चारों कितने हैं 1 इंच के हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कितनी है ये मार्जिन इनकी 1 इंच है। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट ये है ये, तो ये वाला मार्जिन भी 1 इंच है, ये वाला मार्जिन भी 1 इंच है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये सारे मार्जिन्स कितने हैं 1 इंच के हैं। उसके अलावा हमारे पास ये गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन ये होता है कि आपको पता है कि आपके पास एक रजिस्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप देखते हैं कि उसके ना यहाँ पे ये यूँ होता है, यूँ आपके पास इस फॉर्म में होता है। अब ये यहाँ पे ये टॉप पोजीशन बन जाती है और ये लेफ़्ट पोजीशन बन जाती है। तो गटर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन दैट इज़ एंडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। कोई बुक है, कोई रजिस्टर है, उसकी जो बाइंडिंग वाली साइड होती है ना, उस पे ये इस तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं, इस मार्जिन को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। और इसकी पोजीशन क्या होती है? टॉप एंड लेफ़्ट। ये भी आपने याद रखना है कि इसकी पोजीशन क्या है? टॉप लेफ़्ट है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बाद अब ये तो हो गया मार्जिन्स। देन हमने देखना है अलाइनमेंट को। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं, इनको कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट है ये। राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी मतलब अलाइनमेंट नहीं होती, तो उसमें क्या होती है वो आई थिंक सो उसमें ऑप्शन, मुझे अब ऑप्शंस नहीं याद आ रहे। तो वैसे राइट अलाइनमेंट जो होती है ना वो ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली राइट अलाइनमेंट होती है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Ctrl+R। इसके अलावा ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, मतलब ये सारे यूँ लेफ़्ट से लेफ़्ट पे चले जाते हैं। राइट का मतलब होता है ये यूँ राइट पे चले जाते हैं। ठीक है, राइट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L। इसके अलावा अगर सेंटर अलाइन करने हैं, मतलब सारा टेक्स्ट जो है वो आपका यूँ सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? उसके लिए है Ctrl+E। सेंटर से मतलब सेंटर में आ जाता है। और जो जस्टिफाई होता है कि मतलब ये वाली, कि मतलब सारा यूँ टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई है, बिल्कुल ये ऐसे अलाइनमेंट है। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+J। तो आपने ये भी याद रखना है कि 4 किस्म के अलाइनमेंट हैं हमारे पास, राइट, लेफ़्ट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाई, और इनकी शॉर्टकट कीज़ को आपने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लाइन स्पेसिंग। अब 3 तरह की लाइन स्पेसिंग है। ये देखिए, ये वाली जो होती है ना, ये वाला ऑप्शन ये लाइन स्पेसिंग के लिए है। तो 3 तरह की लाइन स्पेसिंग होती है, 1 की, 2 की और 1.5 की। मतलब ये जो आपका ये टेक्स्ट लिखा होता है ना, टेक्स्ट ये, तो एक लाइन का दूसरी लाइन से ये जो यहाँ पे स्पेस होती है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, एक लाइन की दो लाइन्स के दरमियान जो जगह होती है उसको कहती हैं लाइन स्पेसिंग। तो वो आप चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 की लाइन स्पेसिंग रखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी Ctrl+1। अगर आपने 2 की लाइन स्पेसिंग रखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी Ctrl+2। अगर आपने 1.5 की लाइन स्पेसिंग रखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी Ctrl+5। ठीक है, तो ये आपके पास 3 किस्म की लाइन स्पेसिंग आ जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास आगे आ जाता है हेडर एंड फूटर। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट है, हेडर एंड फूटर इज़ प्रिंटेड ऑन एवरी पेज। बड़ा मशहूर MCQs है। ठीक है, फूटर मतलब जो नीचे की तरफ हम लिखा होता है, और हेडर जो होता है वो ऊपर की तरफ लिखा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर और फूटर है ना, जो भी हम हेडर या फूटर ऐड करते हैं वो हर पेज पे प्रिंट होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो टेक्स्ट। अब ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? ऑटो टेक्स्ट होता है कि कितने हम ना कुछ जैसे मोबाइल पे भी टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एक दो लेटर लिखते हैं तो वो हमें सजेशन दे देता है और वो हम क्लिक करते हैं, वो पूरा वर्ड लिखा जाता है, हमें पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एमएस वर्ड के अंदर कितने लफ्ज़ लिखने के बाद ऑटो टेक्स्ट काम करता है? यूजली 4 डिजिट्स लिखने के बाद जब हम 4 लेटर्स लिखते हैं ना तो फिर उससे जो है वो ऑटो टेक्स्ट वो हमें सजेशन दे देता है और हम वो मतलब टाइपिंग करते हुए लिख लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। ओके, उसके बाद स्पेल चेक आ जाता है। अब यहाँ पे ये ना रिव्यू में, ये रिव्यू पे जब आप जाते हैं ना ऊपर रिव्यू में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ठीक है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं ना तो वो आपको 3 ऑप्शन दे रहा होता है। एक दे रहा होता है चेंज, एक दे रहा होता है इग्नोर और एक ऑप्शन दे रहा होता है ऐड टू डिक्शनरी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप स्पेल चेक पे जाते हैं तो वो आपको ऑप्शंस देता है। तो कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 होते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन ये ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, मतलब एक चेंज का ऑप्शन होता है, एक इग्नोर का होता है, एक ऐड टू डिक्शनरी और एक मैंने देखा है एडिट होता है। तो एडिट नहीं हो सकता, वहाँ वो जो होता है वो आपका राइट आंसर होता है एडिट। तो ये आपने याद रखना है कि वो आपको 3 ऑप्शंस देता है, चेंज, इग्नोर और ऐड टू डिक्शनरी। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो यूज़ होती है F7, ठीक है। स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होती है वो होती है F7। ओके, उसके बाद वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या है? वर्ड रैपिंग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वर्ड पूरा नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लाइन लिख रहे हैं, अब यहाँ पे आपने लिखना है ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे तो ऑटो आ गया, अब बाकी आप यहाँ नीचे ही लिखेंगे ना। लेकिन वर्ड रैपिंग एक ऐसा फीचर है जिसमें वर्ड पूरा नहीं आता ना तो वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये जो ऑटो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी पेपर में ऑप्शन आ जाता है कि ऑटोमेटिकली मूविंग द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन, क्या कहलाता है? ये वर्ड रैपिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ना आपसे वर्ड की एक्सटेंशन पूछ ली जाती है पेपर में। तो जो 2007 के जो बाद है ना वो एक्सटेंशन है .docx और 2007 से पहले क्या थी? वो थी .doc, ठीक है। 2007 से पहले .doc थी और जो अब है वो है .docx। तो पेपर में आप ये लिखेंगे। वैसे वो कभी ये भी पूछ लेते हैं कि 2003 में क्या थी, तो वो थी .doc। अब ये तो था सारा वर्ड के बारे में। अब हम थोड़ी सी वर्ड की शॉर्टकट कीज़ को देख लेते हैं। तो वर्ड की शॉर्टकट कीज़ में ये है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आप F8 2 टाइम्स दबाएं तो वो क्या सिलेक्ट करता है? अगर आप F8 2 टाइम्स दबाएंगे तो वो एक वर्ड को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप F8 3 टाइम्स दबाएंगे तो वो एक सेंटेंस को सिलेक्ट करता है। इसी तरह अगर आप F8 4 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वो एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है। इसी तरह अगर आप F8 5 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वो एक पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। F8 2 टाइम्स दबाएंगे तो वर्ड को, 3 टाइम्स दबाएंगे तो पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा, 4 टाइम्स दबाएंगे तो वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा और अगर आप 5 टाइम्स प्रेस करते हैं F8 तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। उसके अलावा होम की, वर्ड के अंदर जो होम की होती है ना उससे क्या होता है कि जो कर्सर होता है, ये मतलब कर्सर चल रहा होता है, आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो वो लाइन के बिगिनिंग में चला जाता है। वो जो आपने लाइन लिख रहे हैं ऑफ द लाइन शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप एंड की दबाते हैं तो उससे लाइन के एंड पे आ जाता है कर्सर, ठीक है। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस, अगर आप कंट्रोल दबा के फिर होम की दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में चला जाता है, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की करते हैं तो वो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट चला जाता है। सिंपल होम की दबाएंगे तो लाइन के शुरू में जाएगा, अगर कंट्रोल प्लस होम की दबाएंगे तो
डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में कर्सर चला जाएगा। इसी तरह सिंपल एंड की दबाएंगे तो लाइन के एंड पे आ जाएगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट के एंड पे कर्सर चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो शॉर्टकट कीज़ हैं, वैसे मैं आपको ग्रुप में भी ना इसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो सेंड कर दूँगी, वैसे आप एक दफ़ा देख लें। एक होती है पेज अप, ठीक है। पेज अप शॉर्टकट की से क्या होता है, मूव टू द कर्सर, मतलब कर्सर क्या है, ये वन स्क्रीन अप चला जाता है। ठीक है, वन स्क्रीन अप चला जाता है। और पेज डाउन से क्या होता है, पेज डाउन से वो वन स्क्रीन डाउन चला जाता है कर्सर। ठीक है, ये तो है पेज अप और पेज डाउन। लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस पेज अप करते हैं ना, कंट्रोल प्लस पेज अप करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो वन पेज अप चला जाता है। फिर वन स्क्रीन नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो वन पेज अप होगा। अगर कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो वो वन पेज अप हो जाएगा, और अगर इसी तरह कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो उससे आपका वो क्या हो जाएगा, वन पेज डाउन। ये भी बड़ा जो है वो MCQs कई दफ़ा पूछा गया है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पेज अप, वो सिंपली पूछ लेता है कि पेज अप शॉर्टकट की से क्या होगा, तो उससे होता है वन स्क्रीन अप, लेकिन अक्सर कंफ्यूज होकर वन पेज अप लगा देते हैं। वो वन पेज अप तब होता है जब कंट्रोल प्लस पेज अप हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास दो कीज़ ऐसी होती हैं, एक होता है डिलीट की और एक होती है बैक स्पेस की। बैक स्पेस, अब डिलीट से क्या होता है, जब आप डिलीट की दबाते हैं ना, तो करैक्टर कहाँ से डिलीट होता है, राइट साइड से। ठीक है, राइट ऑफ द, टू डिलीट अ करैक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर। और बैक स्पेस से क्या होता है, लेफ़्ट से, मतलब टू डिलीट अ करैक्टर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस से लेफ़्ट ऑफ द कर्सर और डिलीट से राइट ऑफ द कर्सर। उसके बाद आपके पास आ जाता है एरो कीज़ होती हैं। ठीक है, वो एरो कीज़ ऐसे होती हैं, ऐसे आपके पास एरो कीज़ होती हैं। जब आप ये वाली जो लेफ़्ट वाली एरो दबाते हैं तो वो वन कैरेक्टर लेफ़्ट कर्सर आ जाता है। जब आप राइट एरो वाली दबाते हैं तो उससे वन कैरेक्टर राइट कर्सर चला जाता है। इसी तरह जब अप एरो वाली दबाते हैं तो उससे कर्सर वन लाइन अप चला जाता है, एक लाइन अप। और कंट्रोल प्लस उसके अलावा डाउन एरो दबाते हैं तो वन लाइन डाउन चला जाता है। ये सारी मैं आप अभी ना ग्रुप में आपके साथ एक PDF शेयर कर दूँगी, उसके अंदर ये सारी हैं। ओके, उसके बाद आपके पास पेपर में आता है, दो तरह के आते हैं। एक होता है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की पूछी जाती है MS वर्ड के अंदर, पेज ब्रेक, और एक पूछी जाती है लाइन ब्रेक। तो जो पेज ब्रेक के लिए है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर, और जो लाइन ब्रेक के लिए होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, पेज ब्रेक के लिए होती है कंट्रोल प्लस एंटर और लाइन ब्रेक के लिए होती है शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये MS वर्ड की कुछ हैं, कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो यहाँ से किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमें F1 वाली जो कीज़ है ना उनके बारे में बता दें, तो उनके बारे में भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो भी आप लोग लिख लें। क्योंकि आपको पता है कि कीबोर्ड में जो है वो फंक्शनल कीज़ होती हैं, वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं, वो फंक्शनल कीज़ होती हैं। और टॉगल कीज़ भी होती हैं ऑन ऑफ, जो कि एज अ स्विच की तरह काम करती हैं। मॉडिफायर कीज़ भी होती हैं जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट वगैरह, और ये एरो कीज़ भी होती हैं। तो जो F1 है ना, F1 ये यूज़ होता है हेल्प के लिए। ठीक है, F2 शॉर्टकट की है रीनेम के लिए, ये बेशक राइट कर लें साथ साथ।
इसी तरह F3 जो शॉर्टकट की है वो है सर्च के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा F5 जो है वो यूज़ होती है रिफ़्रेश के लिए। F5 किसके लिए यूज़ होती है? रिफ़्रेश करने के लिए। इसके अलावा F9 जो है F7 जो है वो यूज़ होती है स्पेल चेक के लिए, ठीक है। F9 यूज़ होती है टू रिमूव सिलेक्शन, कि अगर आपने कोई चीज़ वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, आपने उसको मतलब कि उसकी सिलेक्शन को रिमूव करना है तो आप F9 दबा देंगे। उसके अलावा F10 12 यूज़ होता है सेव एज़ के लिए, ठीक है, सेव एज़ के लिए। अगर आपने कोई फ़ाइल सेव करनी है विद न्यू नेम के साथ तो आप F12 प्रेस करते हैं। अब इसमें जो मैंने स्किप किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप लोग लिख लें। बाकी ये तो था कंप्यूटर का लेक्चर जो कि आज आपकी डेमो क्लास का था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। ग्रुप लिंक आप मैंने ग्रुप के अंदर आप ग्रुप में नहीं हैं। आपका कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? अभी स्टार्ट होना है 7 अक्टूबर से, ठीक है। ये तो जस्ट आपको एज अ डेमो क्लासेस के लिए 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस है। उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। फ़ी जो है ये 2 मंथ्स का सेशन है और टोटल फ़ी बस आपने एक ही दफ़ा पे करनी है 3000। ये तो था। इसी तरह आपको जैसे ये मैंने अभी पावर पॉइंट पे पढ़ाया है तो ये सेम नोट्स आपको आफ्टर द क्लास। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछा था कि इसकी जो टेस्ट है और क्या इसकी ड्यूरेशन है और इसके अलावा रोड में इसका क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन करवाएंगे? दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि इसकी आप जो इसकी फीस पेमेंट है और इसका रोड मैप कैसे आप करवाएंगे, यानी PDF के थ्रू करवाएंगे प्रिपरेशन या डेली की क्लासेस की बेस पे? नहीं, इसका ये है कि आपकी ना डेली की क्लास होगी 8 PM मंडे से लेकर सैटरडे तक। और इसका मैंने जो है वो एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया है कि एक हम पहले 2 सब्जेक्ट्स तैयार मतलब डेली के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन नेक्स्ट 2, इस तरीके से वो पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ है। और डेली 8 PM क्लास होगी आपकी। और जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको जिन PPT के थ्रू, वो आपको क्लास के बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और ये नोट्स भी मिल जाएंगे। वैसे ज़्यादा बेटर तो ये होता है कि आप क्लास सुनकर अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ये पावर पॉइंट में नहीं लिखी जा सकती, तो वो जब क्लास पढ़ाई जाती है तो वो साथ साथ आप नोट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। और जो पूरा वीक में हम पढ़ेंगे उसका एक संडे को टेस्ट होगा, ये है। और जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो मैंने एक फुल सिलेबस का स्केड्यूल बनाया हुआ है, वो आपके टोटल 10 टेस्ट होंगे जिसमें आपका ये फुल सिलेबस के टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसकी सारी डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, आपकी जो डेमो क्लास का फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें आपने बताया था कैमस कोड होगा और साथ में बेसिक ज्योग्राफी होगी। जी जी। मैं वेट कर रहा था कि सेकंड पार्ट कब स्टार्ट होगा। हाँ जी, वो बेसिक जियोग्राफी का ना एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से अभी पॉसिबल नहीं है आज बेसिक जियोग्राफी। तो वो मैंने एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है बेसिक जियोग्राफी पे, तो वो मैं उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मैम, इसकी डेट कब तक एक्सेप्टेड है? इसकी जो अभी जो असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस है इसमें तो अभी अप्लाई हो रहा है, तो इसका टेस्ट तो दिसंबर में ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और जो असिस्टेंट SN गैड है वो आपको पता है कि दोबारा से वो कोर्ट ने दे दिया था कि अभी ये इसकी जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं हो सकती, लेकिन अब वो दोबारा से उन्होंने केस कर दिया। तो अभी तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर्स वगैरह होंगे, तो ये नवंबर
आपके लास्ट तक ही चला जाएगा। और होपफुली ये भी हो सकता है कि असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस और असिस्टेंट इन एसएन गैड इसका एक ही टेस्ट हो जाए क्लब में, और ऐसा होने के 90% चांसेस हैं, बिकॉज़ इन दोनों का सिलेबस एक ही है और आप देखिएगा इनके एप्लीकेंट्स भी सेम होने वाले हैं। जी जी, आज की रिकॉर्डिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कि जिसने पूछा ना कि इसमें एसएसटी की भी कवर होगी, इसमें एसएसटी कवर नहीं होगी, ठीक है, उसके लिए एक अलहदा ग्रुप है। बाकी कंप्यूटर का मैंने आपको आज का वो कवर करवा दिया। बाकी बेसिक जियोग्राफी का ना मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो आप वहाँ से उसका लेक्चर सुन लें। एसएन गैट पे तो अप्लाई हो चुका है ना, एसएन गैट की तो अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ड्यूरेशन जो होगा ना वो 8 PM से लेकर 9:30 तक चला जाया करेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं तो इसमें इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने दोनों पे अप्लाई किया हुआ है। आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया कि वीडियो लेक्चर ऑन बेसिक ज्योग्राफी विल नॉट बी हेल्पफुल। नहीं, EST की जो सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी है ना वो मैं नहीं करवा रही हूँ। आप अच्छा ये है कि आप बेसिक ज्योग्राफी पे मैं आपको लेक्चर शेयर करूँगी, अगर तो वो आपके लिए ठीक हो तो ठीक, वरना आप मुझे बता दीजिएगा। अभी कल की क्लास होगी हमारी, कल भी होगी, परसों भी होगी, तो उसमें मैं आपको दोबारा से बेसिक ज्योग्राफी करवा दूँगी, वो कोई मसला नहीं है, लाइव क्लास में भी कर लेंगे। आज ड्यू टू नेटवर्क इशू ना काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, दैट्स वाई। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना मैं क्लास एंड करती हूँ। जी जी, लाइव क्लास इज़ बेटर देन आई नो। जी जी, नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक ऑप्शन गलत है तो उसका आपका 1.25 मार्क कट होता है। जैसे कि अगर आपके 4 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो उससे आपके 4 मार्क्स नहीं कट होते बल्कि 5 नंबर कट होते हैं। कल भी आप लोगों की ना जो क्लास होगी ना वो 8:30 पे ही होगी, ठीक है। आई थिंक यू आर मिस्टेकन। आप किस बात पे कह रही हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 0.25 की जब डिडक्शन होगी तो देखें 4 MCQs गलत होंगे तो 4 नंबर तो वो जाएंगे ना, बाकी 1 नंबर तो आपका इजाफी जाएगा, तो टोटल 5 ही बनते हैं। मैं इस तरह बता रही हूँ आपको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर 4 MCQs आपके गलत हो जाते हैं तो उसके आपके 4 नंबर नहीं कटेंगे बल्कि 5 कटेंगे, 0.25 को मिलाकर। 4 तो कटने ही कटने हैं। यस, इस तरीके से बता रही हूँ। जी, जो लोग असिस्टेंट एसएन गैड में अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, दोनों की तैयारी आपकी एक ही सेशन में हो जाएगी। ओके चलें, ठीक है, मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाकी आज की रिकॉर्डिंग का लिंक और ज्योग्राफी वाला लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।